हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। महावीर शिक्षण संस्थान द्वारा दी जाने वाली ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले की जो क्लास हुई थी उसमें हम पढ़ रहे थे अभिक्रिया वेग के प्रकार, और अभिक्रिया वेग के प्रकारों में अपन ने कर लिया था औसत वेग। ठीक है, औसत वेग के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ रहे हैं तातक क्षणिक वेग। क्षणिक वेग, तातक क्षणिक एक अभिक्रिया ही पढ़ा था पहले। अब दूसरा है तातक क्षणिक वेग, यानी किसी निश्चित समय पर जो वास्तविक वेग है उस वास्तविक वेग को या फिर अत्यंत सूक्ष्म समय में, ये बता सकते हैं तातक क्षणिक अभिक्रिया क्या थी? तीव्र गति वाली। ठीक है, यानी जिसमें बहुत ही कम समय लगे, तो इसको हम बोल सकते हैं किसी अत्यंत सूक्ष्म समय में अभिक्रिया के वास्तविक वेग को ही तातक क्षणिक वेग कहते हैं। लेकिन समय क्या होगा? अति सूक्ष्म, यानी बहुत ही कम। अब देखिए, इसके लिए सांद्रता और समय के मध्य अगर ग्राफ बनाना चाहें, जैसे ये तो है समय एक तरफ और एक तरफ है सांद्रता। अब इसमें ले रहे हैं अपन अभिकारक की सांद्रता, तो सांद्रता के अंदर अभिकारकी में जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे क्या आएगी? कमी आएगी। अब हम इसमें जो सांद्रता में परिवर्तन है इसको प्रदर्शित कर रहे हैं डेल्टा सी के द्वारा। जो सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, और यहाँ से ये लंब और यहाँ से एक लंब डाल रहे हैं एक्स एक्स के ऊपर, और इसको प्रदर्शित कर रहे हैं डेल्टा टी द्वारा। ठीक है, ये तो सांद्रता में परिवर्तन और ये हो गया समय में परिवर्तन। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु है ए, यहाँ पर बिंदु क्या है? ए, और इस बिंदु से खींचते हैं एक स्पर्श रेखा ये, और जो खींची गई जो स्पर्श रेखा का ढाल है, इस स्पर्श रेखा के ढाल को ही बोला जाता है तातक क्षणिक वेग। ठीक है, तो अगर आगे डिटेल से बताना चाहें तो देखिए, उपरोक्त ग्राफ के अनुसार एक बिंदु ए, इस बिंदु ए से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, इस स्पर्श रेखा के ढाल को ही तातक क्षणिक वेग कहते हैं, या फिर किसी अत्यंत सूक्ष्म समय में वास्तविक वेग को ही तातक क्षणिक वेग कहा जाता है। अब देखिए, इसमें जो तातक क्षणिक वेग है, ये तातक क्षणिक वेग बराबर, अब अभिकारक के लिए संकेत दे तो माइनस और उत्पाद के लिए दे तो प्लस, तो दोनों को एक साथ में प्रदर्शित करना चाहिए तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस और डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। अब इसको हम ये भी बोल सकते हैं प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी। अब यहाँ पे डी सी क्या है? डी सी का मतलब तो है सांद्रता में अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन। ठीक है, और dt का मतलब क्या है? यह है समय में अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन। क्लियर? यह हो गया आपके तातक क्षणिक वेग। अब आपके अगला वेग है वो है आरंभिक वेग, यानी जब अब कोई भी अभिक्रिया प्रारंभ होती है उस समय को वेग को बोलते हैं आरंभिक वेग। तो देखना इसमें, तीसरा है आरंभिक वेग, इनिशियल रेट, यानी किसको बोलेंगे? अभिक्रिया का प्रारंभ होना। अब अभिक्रिया किस समय के ऊपर प्रारंभ हो रही है, यानी जब भी कोई अभिक्रिया प्रारंभ होती है उस समय के ऊपर जो अभिक्रिया का वेग होता है उस वेग को बोलते हैं आरंभिक वेग। जैसे मान लीजिए वही अभिकारक की सांद्रता, अगर आपको याद है तो अपन ने पीछे ग्राफ बनाया था एक, जैसे एक तरफ ली थी हमने अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, ये ली थी अभिकारक की सांद्रता, और एक तरफ लिया था समय, ये लिया था। अब यहाँ पे सांद्रता को हमने एक बार तो माना था C1 और समय को माना था हमने T1, यानी T1 समय के ऊपर सांद्रता क्या थी? C1। फिर हमने लिया था C2 और समय को क्या लिया था? T2, यानी T2 समय के ऊपर सांद्रता कितनी है? C2। अब t बराबर 0 समय के ऊपर, तो t बराबर 0 कहाँ होगा? इस बिंदु के ऊपर होगा, ग्राफ की इस बिंदु के ऊपर। अब इस समय के ऊपर जो t बराबर 0 समय के ऊपर जो अभिक्रिया का वेग होगा उस वेग को ही बोला जाता है आरंभिक वेग। ये हो गए आपके वेग।
ठीक है। अब अगले टॉपिक है आपके अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ये बहुत ही डिटेल से समझने हैं आपको। अभिक्रिया के वेग अपन ने पढ़ लिए, वेग की परिभाषा कर ली, उनके प्रकार। अब अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, अभिक्रिया के वेग, वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन, यही किया था हमने। तो वेग अपन ने पढ़ लिया। अब अभिक्रिया के वेग को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो देखिए अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें पहला कारक बता रहा हूं आपको, अभिकारक की सांद्रता। अब देखिए अभिकारक की अगर सांद्रता अधिक होगी तो अणुओं के मध्य टक्कर भी अधिक होगी, और जैसे जैसे अभिकारक की सांद्रता बढ़ेगी वैसे वैसे अभिकारक के अणुओं की संख्या बढ़ेगी। अब अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो उनमें जोरदार टक्कर होगी, बारी बारी से टक्कर होगी। टक्कर होगी तो क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा, और अभिक्रिया थोड़े ही समय में पूर्ण हो जाएगी। कहने का मतलब है कि अभिक्रिया का वेग ये समानुपाती होगा अभिकारक की सांद्रता के। यानी अभिकारक की अगर सांद्रता बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग भी हमेशा बढ़ेगा। क्लियर? क्यों बढ़ेगा? क्योंकि सांद्रता अगर अभिकारक की बढ़ रही है तो अभिकारक के अणुओं की संख्या बढ़ेगी, अणुओं की संख्या बढ़ रही है तो उनके अंदर जोरदार टक्कर होगी। अगर जोरदार ज़्यादा से ज़्यादा टक्कर होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अभिकारक के अणु उत्पाद में बदलेंगे, अर्थात अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। क्लियर? दूसरा अपन ले रहे हैं इसमें अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे आपके पास में चौक का टुकड़ा है, एक तो बड़ा टुकड़ा है उसको पानी के अंदर भिगोएंगे, और एक उसका उसी टुकड़े का वैसा ही उतने ही वजन का चूर्ण बना के पानी के अंदर भिगोएंगे। कौन सा जल्दी घुल जाएगा? चूर्णित टुकड़ा। क्यों? जैसे बड़ा टुकड़ा था उसमें तो था केवल एक ही कण, मान सकते हैं उसको, क्यों तो एक जगह ही था, और जो चूर्णित टुकड़ा था उसके अंदर क्या थे, काफ़ी कण थे, कणों की संख्या अधिक थी। अब कणों की संख्या अधिक थी तो इस एक ही कण की तुलना में जो काफ़ी अधिक कण है उनका क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे गेहूँ चक्की पे गेहूँ पिसाते हैं, जैसे हमारे पास के ये एक कोई बर्तन है, अब मान लीजिए इसमें यहाँ तक गेहूं के दाने हैं, ठीक है। अब जैसे इनका आटा बनाया तो ये लगभग यहाँ तक भर जाएगा, हो गया नहीं? वजन तो उतना ही है, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, इसमें बढ़ गया। क्यों? क्योंकि पहले की तुलना में कणों की संख्या बढ़ गई। पृष्ठीय क्षेत्रफल कब बढ़ेगा? जब कणों की संख्या बढ़ेगी। कणों की संख्या बढ़ेगी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल कब बढ़ेगा? जब कणों की संख्या बढ़ेगी। कणों की संख्या बढ़ रही है तो कणों की टक्कर बढ़ेगी, टक्कर बढ़ेगी तो अभिकारक के कणु उत्पाद में बदल जाएंगे। कहने का मतलब अभिक्रिया का वेग यह समानुपाती है अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर हो गई बात कि अभिकारक का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो अभिक्रिया का वेग हमेशा ही बढ़ेगा। दोनों समानुपाती हो गए। सांद्रता बढ़ रही है अभिकारक की तो भी अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। क्लियर हो गए? देख लीजिए दोनों टॉपिक एकदम कॉमन है। अब अभिकारक के जो भी कारक हैं उनको एक साथ में कर लेते हैं। अभिकारक की सांद्रता हो गई, अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है अभिकारक की प्रकृति।
तीसरा है अभिकारक की प्रकृति। देखिए जैसे मान लीजिए अभिकारक ये है और एक अभिकारक के कण ये बंध तो है मजबूत और ये बंध है दुर्बल। ठीक है, दुर्बल बंध क्या होगा, आसानी से टूटेगा। बोलो टूटेगा या नहीं। दुर्बल बंध क्या होगा, आसानी से टूट जाएगा। और प्रबल बंध होगा या मजबूत बंध होगा, इसको बोलना चाहे तो मजबूत बंध बोल दो या इसी को बोल सकते हैं हम प्रबल बंध, इसी को दुर्बल या फिर बोल सकते हैं कमजोर बंध। ठीक है, अब जो कमजोर बंध है ये तो थोड़ी सी ऊर्जा से टूट जाएगा, तो टूटेगा तो अभिकारक के अणु किस में बदल जाएंगे, उत्पाद में। और अगर मजबूत बंध है तो इसको तोड़ने के लिए हमें बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब बहुत अधिक ऊर्जा देंगे तो उसमें क्या होगा, समय भी अधिक लगेगा। तो अभिक्रिया को पूर्ण होने में क्या होगा, काफ़ी समय लगेगा। काफ़ी समय लग रहा है तो अभिक्रिया वेग क्या होगा, कम होगा। अभिक्रिया वेग कब बढ़ेगा, जब समय कम लगता है। तो जिन अभिकारक अणुओं के मध्य दुर्बल या कमजोर बंध पाया जाता है वे आसानी से उत्पाद में बदल जाते हैं, अर्थात उन अभिक्रियाओं का वेग अधिक होगा। और जिन अभिकारक अणुओं के मध्य प्रबल या मजबूत बंध होता है वो आसानी से उत्पाद में नहीं बदलते, अर्थात तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, उसमें कम हो जाएगा। क्लियर। अगला जो चौथा है वो होता है अपना माध्यम की प्रकृति। ये विलियन वाले चैप्टर से संबंधित है। माध्यम की प्रकृति विलियन वाले चैप्टर में आपको बताया था कि ठोसों की द्रव्य में विलेयता और गैसों की भी द्रव्य में विलेयता बताया था। उसके अंदर एक तो था हमारे ठोस की प्रकृति और एक बताया था आपको विलायक की प्रकृति, और बताया था कि सम्मान सम्मान को गोलता है, यानी ध्रुवीय कोई पदार्थ ध्रुवीय विलायक में और अध्रुवीय अध्रुवीय विलायक। अगर मान लीजिए कोई अभिक्रिया ध्रुवीय ध्रुवीय के मध्य संपन्न हो रही है, ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अधिक होगा। या फिर अध्रुवीय अध्रुवीय के मध्य हो रही है तो अभिक्रिया का वेग अधिक होगा। क्लियर। यानी सम्मान सम्मान को घोलता है के नियमानुसार कोई ध्रुवीय अभिकारक है और उसकी अभिक्रिया ध्रुवीय विलायक में हो रही है तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बहुत ही अधिक होगा। अगर ध्रुवीय अध्रुवीय के साथ में अभिक्रिया कर रहा है तो अभिक्रिया का वेग कम होगा। क्लियर। अगला है सूर्य का प्रकाश। कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं जो अंधेरे में बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन सूर्य के प्रकाश में बहुत ही तीव्र गति से संपन्न होती है। जैसे ये है H2 + Cl2, अब इससे बनता है HCl 2HCl, संतुलित करें। अब ये अंधेरे में बहुत ही कम बनेगा, न के बराबर बनेगा, लेकिन जैसे इसके ऊपर H में सूर्य का, H में कुछ है सूर्य का प्रकाश डालेंगे तो ये अभिक्रिया तुरंत ही संपन्न हो जाएगी और H2 और Cl2 मिलके क्या बना लेंगे, HCl। क्लियर। और जैसे अपन ने पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण वाली अभिक्रिया, पढ़िए क्या होता है प्रकाश संश्लेषण में, CO2 + H2 यही होते हैं। और ये क्लोरोफिल जिसको हरित लवक बोलते हैं, वर्णक, इसमें काम में आता है क्या, सूर्य का प्रकाश। और ये बनाते हैं C6H12O6 + O2 और साथ में निकालते हैं ये ऊर्जा जो 686 कैलोरी की होती है। ये अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है। यानी पादप अपना भोजन किसकी उपस्थिति में बनाते हैं, पर्ण हरित लवक की उपस्थिति में। किस, और ये हरित लवक की है तो किसकी उपस्थिति में कार्य करेगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। अरे पादप अपना भोजन नहीं बनाएगा। ये क्या है, ये पादप का भोजन है, कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए किससे बनता है, यानी जो भी CO2 गैस और जलवाष्प किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। कौन, हरित लवक क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, साथ में क्या निकालेंगे, ऑक्सीजन, जिसको कौन काम में ले लेगा, मानव। क्लियर। तो ये अभिक्रिया भी किसकी उपस्थिति में होगी, सूर्य के प्रकाश में। यानी कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो सूर्य के प्रकाश में ही संपन्न होती। क्लियर। कितने टॉपिक हो गए, 5। पहला क्या था, तीन तो अभिकारक के बताएं। एक तो अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
अभिकारक की प्रकृति, अभिकारक की सांद्रता, तीन तो अभिकारक से याद रखो, तीनों अभिकारक हैं, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की प्रकृति और अभिकारक का ही पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रकृति, सांद्रता और पृष्ठीय क्षेत्रफल तीनों किसके हैं? अभिकारक के। फिर था माध्यम की प्रकृति, सम्मान सम्मान को गोलता है के नियमानुसार। फिर है सूर्य का प्रकाश। 5 हो गए। अब 2 और बच रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो उत्प्रेरक का प्रभाव और एक है ताप का प्रभाव। उत्प्रेरक का प्रभाव, ये टॉपिक आगे भी आएगा, इसको ध्यान से समझ लेना। यहीं पे वैसे ग्राफ बना रहा हूँ। एक तरफ तो है ऊर्जा और एक तरफ है अभिक्रिया के निर्देशांक। निर्देशांक का मतलब या तो अभिकारक या फिर उत्पाद। ठीक है। अब जैसे ये ग्राफ, इधर होता है अभिकारक और इधर आता है उत्पाद। और अभिकारक मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो ऊर्जा है इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसका नाम है सक्रियण ऊर्जा, हिंदी में कहें तो सक्रियण ऊर्जा। ठीक है। अब ये तो है उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। ये किसकी अनुपस्थिति है? उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा। ध्यान से समझना। अब एक ग्राफ बना रहा हूं। ये है उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा। ठीक है। अब इसको ऐसे समझिए जैसे कोई ब्रेकर है सड़क के ऊपर। अब ब्रेकर आएगा तो गाड़ी धीरे होगी या तेज होगी? धीरे होगी, और उस ब्रेकर को पार करके और फिर वापस तेज हो जाएगी। ठीक है। अब ब्रेकर अगर काफ़ी बड़ा है तो गाड़ी को बहुत ज़्यादा धीमा होना पड़ेगा, और ब्रेकर अगर छोटा है तो थोड़ी सी धीमी होके भी काम चल सकता है। यही अभिक्रियाओं में होता है। अभिकारक के अणु, अब इस अभिकारक के अणु को यहाँ उत्पाद तक पहुँचने के लिए इस बैरियर को पार करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो अवस्था आती है उसको तो बोलते हैं संक्रमण अवस्था, जो आगे बढ़ लेंगे। यानी अभिकारक का अणु यहाँ से चलेगा, इस बैरियर पे आएगा और इसे पार करके यहाँ आएगा, तब उत्पाद में बदलेगा। अब इस अभिकारक के अणु को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस ऊर्जा को बोलते हैं हम सक्रियण ऊर्जा। अगर अभिकारक के अणु के पास में सक्रियण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा है तो यह इस बैरियर को पार कर पाएगा। अगर इसके बराबर ऊर्जा नहीं है तो इस बैरियर को यह पार नहीं कर पाएगा। अगर इसके बराबर या इससे अधिक ऊर्जा है तो यह इसको पार करके और अभिकारक का अणु किस में बदल जाएगा? उत्पाद में। और अगर इससे सक्रियण ऊर्जा से कम ऊर्जा है तो यह इस सक्रियण ऊर्जा को पार नहीं कर पाएगा और अभिकारक अणु उत्पाद में नहीं बदलेगा। ठीक है। तो जो उत्प्रेरक क्या काम करता है? उत्प्रेरक इस सक्रियण ऊर्जा के मान को घटा देता है। पहले ऊर्जा थी इतनी, y एक्स के ऊपर क्या ऊर्जा है? पहले ऊर्जा थी यहाँ से लेके यहाँ तक। ये तो है उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा। अब अगर उत्प्रेरक आ गया तो ऊर्जा हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी आधी रह गई, यानी इससे कम हो गई। तो अभिकारक के अणु को एक तो यहाँ से यहाँ तक ऊर्जा खर्च करनी पड़े और एक इतनी सी ऊर्जा ही खर्च करनी पड़े। तो इतनी ऊर्जा तो अभिकारक का अणु क्या कर लेगा? प्राप्त कर लेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अणु क्या होंगे? जैसे ऊर्जा बैरियर कम हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा अणु इसके बराबर ऊर्जा करके किस में बदल जाएंगे? उत्पाद। कहने का मतलब
उत्प्रेरक की उपस्थिति में हमेशा संकीर्ण ऊर्जा का मान कम हो जाता है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा अभिकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार आया हुआ है इसमें। अब एक लास्ट है इसमें, ताप का प्रभाव। यानी टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है अभिक्रिया के वेग के ऊपर। तो देखिए, जैसे कोई अभिक्रिया संपन्न हो रही है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई पात्र है, कोई भी अभिक्रिया संपन्न हो और इसमें है अभिकारक है। अब हम दे रहे हैं इनको ताप, टेम्परेचर इनका हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अभिकारक के अणु प्राप्त करेंगे गतिज ऊर्जा, ठीक है। कौन सी ऊर्जा प्राप्त करेंगे, गतिज ऊर्जा। तो ये क्या करेंगे, आपस में गति करेंगे, और ये गतिज ऊर्जा अगर सक्रियण ऊर्जा के बराबर या इससे अधिक हो जाती है तो अभिकारक के अणु किस में बदल जाएंगे, उत्पाद। यानी तापमान बढ़ाने के कारण अभिकारक के अणु सक्रियण ऊर्जा के बराबर गतिज ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किस में बदलते हैं, उत्पाद में। कहने का मतलब ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, और लगभग तापमान अगर हम 2 से 3 गुना बढ़ा रहे हैं, सॉरी 2 से 3 गुना नहीं, करीब जैसे बताया गया है कि करीब 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान में वृद्धि कर रहे हैं तो अभिक्रिया का वेग दुगने से तिगुना हो जाता है। ये बताया गया कितना, लगभग 10 डिग्री, यानी लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग दुगने से तिगुना हो जाता है। क्यों बढ़ जाता है अभिक्रिया का वेग, क्योंकि तापमान बढ़ाएंगे तो अभिकारक के अणु ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा ग्रहण करेंगे, जिसके कारण सेकंड ऊर्जा को वो पार कर जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अणु किसमें बदल जाएंगे, उत्पाद में, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। ये है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। इनको एक बार दोबारा से बता देता हूँ, क्लियर हो गया होगा। अभिकारक की सांद्रता, बोलो सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। दूसरा था अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तीसरा था अभिकारक की प्रकृति, यानी जिन अभिकारक अणुओं के मध्य दुर्बल बंध है वो आसानी से टूट जाएगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, और जिनके मध्य प्रबल या मजबूत बंध है वो आसानी से नहीं टूटेगा और अभिक्रिया का वेग कम होगा। चौथा है माध्यम का प्रभाव, यानी समान समान को खोलता है। अगर मान लीजिए कोई ध्रुवीय अभिकारक ध्रुवीय विलाय के अंदर अभिक्रिया कर रहा है तो वह तीव्र गति से होगी, और अध्रुवीय अध्रुवीय में कर रहा है तो वह भी तीव्र गति से होगी, लेकिन ध्रुवीय अध्रुवीय की बहुत ही कम होगी। अगला था हमारा सूर्य का प्रकाश, यानी कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं, जैसे H2 और Cl2 आपस में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके और HCl का निर्माण करते हैं। CO2 और H2O कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो क्लोरोफिल हरित लवक है वह कार्बोहाइड्रेट व ऑक्सीजन का निर्माण करता है। फिर हमारे था उत्प्रेरक का प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव, यानी उत्प्रेरक क्या करेगा, उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा के मान को घटा देता है, जिसके कारण अभिकारक के ज़्यादा से ज़्यादा अणु उत्पाद में बदलते हैं, अर्थात उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अगला है लास्ट ताप का प्रभाव, यानी अभिकारक अणुओं का तापमान बढ़ाने पर ज़्यादा से ज़्यादा अभिकारक के अणु गतिज ऊर्जा ग्रहण करेंगे और वो सक्रियण ऊर्जा के बराबर की ऊर्जा ग्रहण कर लेंगे, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा अणु किसमें बदलेंगे, उत्पाद, और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। ठीक है, और करीब 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग दुगने से तिगुना हो जाता है। दोबारा से अपने आप देख लीजिए एक बार।
ठीक है, क्लियर। अगला टॉपिक देखें। अगला आपके विशिष्ट अभिक्रिया वेग, वेग नियतांक या वेग स्थिरांक, ये नाम इसके विशिष्ट अभिक्रिया, चाहे वेग बोल दो, चाहे वेग नियतांक बोल दो, या फिर वेग गुणांक बोल दो। अब इसमें देखिए, माना कोई अभिक्रिया, पहले इसकी ड्यूरेशन बता रहा हूं, परिभाषा लास्ट में निकल के आ जाएगी अपने आप। मान लीजिए कोई अभिक्रिया है N1A प्लस N2B प्लस N3C, और इनसे बन रहा है उत्पाद, प्रोडक्ट। ठीक है, अभिकारक कौन है? A, B और C। N1, N2, N3 ये है मोल संख्या। N1 A के मोल, N2 B के मोल और N3 C के मोल। अब अभिक्रिया का वेग है वो हमेशा अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में पढ़ा था हमने, क्योंकि ये पढ़ा था कि अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता। इतना ही किया था हमने कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। अब मैं इसको लिख रहा हूं, अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता का गुणनफल, ये होता है। यानी अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल के क्या है? समानुपाती। क्लियर? 11वीं क्लास में था। अब देखिए, अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित करते हैं R के द्वारा, या प्रदर्शित करते हैं dx/dt द्वारा। अब R है ये समानुपाती, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक कौन है? A, B और C। तो ये A और A को अगर बड़े कोष्ठक में दे देंगे तो इसका मतलब है अभिकारक A की सांद्रता। इसको क्या बोलेंगे? अभिकारक A की सांद्रता इंटू B इंटू C। ये तीनों का क्या हो गया आपस में? गुणनफल। अब A के मोल कितने हैं? N1, ये इनके पावर में चले जाएंगे, N1 इसके, B के N2 और C के N3। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए R, इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो बराबर एक स्थिरांक आएगा K, और ये हो जाएगा A की पावर N1 इंटू B की पावर N2 और इंटू C की पावर N, यही होगा। अब जो K है, इस K को ही बोलते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग, वेग नियतांक या वेग स्थिरांक, या इसे वेग गुणांक भी बोलते हैं। अब यहाँ पे K क्या है? K बराबर, इसको मैं लिख रहा हूँ वेग स्थिरांक। ठीक है, अब देखिए, यदि A बराबर B बराबर C और ये एक हो, यानी इकाई हो। ठीक है, एक की सांद्रता, B की सांद्रता और C की सांद्रता, तीनों की क्या सांद्रता? बराबर, और वो कितनी है? एक है। एक की सांद्रता भी एक, B की भी एक और C की भी एक। इसका मतलब ये है। अब इसको इस समीकरण में रखिए तो R बराबर ये हो जाएगा K, एक के स्थान पे एक पावर N1, B के स्थान पे भी एक और पावर N2
और C के स्थान पे भी 1 और पावर n3। अब तीनों को आपस में इंटू किया तो क्या आ गया 1। तो R बराबर क्या बचा, R बराबर क्या बचा K। और R बराबर K कब आया, जब अभिकारकों की सांद्रता कितनी मानी हमने 1 यानी इकाई मानी। परिभाषा देखना यहाँ से, रटोगे तो याद नहीं रहेगी, इसी से आएगी परिभाषा। R क्या है, अभिक्रिया का वेग, K क्या है, वेग नियतांक। दोनों आपस में बराबर कब हुए, जब अभिकारकों की सांद्रता 1 मानी। ठीक है, तो देखिए जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में, ये अभिक्रिया का क्या है वेग समीकरण, ठीक है, समीकरण के रूप में लिखा हमने वेग को ही, आर क्या है वेग है, समीकरण के रूप में लिखते तो क्या हो गया वेग समीकरण। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो तो अभिक्रिया के वेग को ही वेग स्थिरांक, वेग नियतांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। याद हुई, रटने से याद नहीं होगी, क्या होगी परिभाषा दोबारा देखना। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो तो अभिक्रिया के वेग को ही वेग स्थिरांक कहते हैं। एक बार फिर बोल रहा हूं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो तो अभिक्रिया के वेग को ही वेग स्थिरांक कहते हैं। अब इसकी इकाई वही होगी जो वेग की होगी, क्यों, R बराबर क्या आ गया K। तो वेग की इकाई क्या थी, वेग की इकाई, अभिक्रिया के वेग की इकाई थी, सांद्रता थी मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, यही थी। तो वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी, यही हो जाएगी, यानी अभिक्रिया के वेग की जो इकाई होगी वो ही वेग स्थिरांक की इकाई होगी। दोबारा से इस डिवेल्वेशन को और परिभाषा को देख लीजिए, क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। ठीक है, अब देखिए अभिक्रिया अपन शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, इसके वेग स्थिरांक की इकाई निकाले तो कैसे निकालें। तो एक तो रटो, रटने की आवश्यकता नहीं, एक फॉर्मूला है, ये याद रखना, सांद्रता 1 - 0 और समय इनवर्स, ये फॉर्मूला याद रखिए। सांद्रता 1 - 0 समय इनवर्स, जैसे निकाल रहा हूं, जैसे आपके क्वेश्चन आ गया कि शून्य कोटि अभिक्रिया के
वेग स्थिरांक की इकाई बताइए। तो एक तो प्रत्येक अभिक्रिया का रटो तो आपस में मिक्स हो जाएंगे, याद नहीं रहेगा। अब अपन इसमें क्या करेंगे, इकाई निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, सांद्रता 1 - 0 समय इनवर्स। अब देखिए सांद्रता, ये का ये लिख दीजिए। अब जो 0 है, इस 0 के स्थान पे अपन n ले सकते हैं इसी फॉर्मूले में। ये शून्य के लिए यही होगा, यानी 0 के स्थान पे जैसे अपन फॉर्मूला लिख दिया n। अब इस n को याद रखना, n बराबर क्या है, ये मैंने पहले शून्य कोटि के लिए बता दिया। n बराबर है अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। n बराबर क्या है, अभिक्रिया की कोटि। जैसे शून्य के लिए मैंने पहले लिख दिया था सीधा ही, क्योंकि पहले बताया था कि शून्य के लिए निकालना हो तो 1 - 0 कर दिया था। लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पे शून्य के स्थान पे n, जिससे शून्य का भी निकल जाएगा, प्रथम का भी और द्वितीय का भी। अब n का मतलब क्या है, अभिक्रिया की कोटि। तो कोटि कौन सी है, शून्य, तो 1 - 0, और ये हो गया समय इनवर्स। क्लियर। अब क्या बचा यहाँ बचा केवल सांद्रता 1, तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं। और इधर क्या बचा, समय इनवर्स। सांद्रता क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, और समय को क्या लिख देंगे, सेकंड इनवर्स। ये की ये इकाई किसकी थी, अभिक्रिया के वेग की। ये इकाई किसकी थी, वेग नियतांक की। और ये इकाई किसकी है, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक। तो वह कौन सी अभिक्रिया है जिसके वेग स्थिरांक की इकाई वेग की इकाई के बराबर होती है। तो आंसर क्या होगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया। हो गया नहीं, ध्यान से सुनना दोबारा से। वह कौन सी अभिक्रिया है जिसके वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया के वेग की इकाई के बराबर होती है। तो अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ऐसी कौन सी अभिक्रिया है, शून्य कोटि। आ रही इकाई। अब जैसे मान लीजिए हमसे फर्तम की निकलाई, फर्तम कोटि के लिए, तो क्या करेंगे, वही फॉर्मूला, सांद्रता 1 - जो n था इसके स्थान पे क्या लिख दी, 1 लिख दी, 1, और ये हो जाएगा समय इनवर्स। अब देखिए एक में से एक ये क्या बचा, 0, तो यहाँ पे बच गया सांद्रता 0 और ये समय इनवर्स। अब जैसे हम मैथ में पढ़ते हैं कि 2 की पावर 0 का मतलब 1, या 5 की पावर 0 लिख दो, इसका मतलब क्या है, 1 है। तो सांद्रता की पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 1, और 1 को समय इनवर्स इंटू किया तो समय इनवर्स बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखिए चूंकि सांद्रता तो बराबर 1 आता है, क्या बच गया, समय इनवर्स। या क्या लिख देंगे, समय का मतलब क्या हो गया, सेकंड इनवर्स। क्लियर। अब द्वितीय कोटि की निकालनी हो तो ये हो गया प्रथम कोटि। जैसे मान लीजिए द्वितीय कोटि के लिए निकालना हो तो वही फॉर्मूला याद रखो, सांद्रता 1 - n और समय इनवर्स। तो द्वितीय कोटि के लिए है तो सांद्रता 1 - n के स्थान पे क्या हो जाएगा, 2, और आगे आ जाएगा समय इनवर्स। अब यहाँ पे देखिए सांद्रता, अब प्लस के 1 में से माइनस के 2 गए, कितना बचा, माइनस का 1, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1, यानी सांद्रता इनवर्स, और इधर हो गया समय इनवर्स। अब सांद्रता की इकाई क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स। क्या यही होती है, सांद्रता की इकाई यही होती है क्या, मोल लीटर इनवर्स, यही तो होती है। और समय की क्या होगी, सेकंड इनवर्स। अब यहाँ सांद्रता के लिए ये लिख दिया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इनवर्स, पावर में -1 हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मोल, इसको खोलेंगे तो मोल के तो ऊपर क्या हो जाएगा -1, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो केवल क्या बचा यहाँ लीटर पावर में 1, चाहे लिखो चाहे मत लिखो, और आगे क्या बच गया सेकेंड इनवर्स, प्लस वाले को हमेशा पहले लिखते। तो देखिए यहाँ लीटर मोल इनवर्स, और ये लास्ट में रह जाएगा सेकेंड इनवर्स। निकालोगे, अब इनको रटोगे तो तीनों में कंफ्यूज रहोगे, लेकिन फॉर्मूला ये याद रखना केवल कि सांद्रता 1 - n और समय इनवर्स, यहां ये याद रखना है। इसमें सांद्रता 1 - n और समय इनवर्स। क्लियर यहां तक? तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, अभिक्रिया के वेग के प्रकार के अंदर जो हमारा पहला वेग था औसत वेग, वो तो हमने पहले ही क्लास से पढ़ लिया था। हमने लिया तात्क्षणिक वेग से, यानी अत्यंत सूक्ष्म समय में वास्तविक वेग को ही तात्क्षणिक वेग कहते हैं। उसके बाद में आरंभिक वेग, यानी अभिक्रिया का जो प्रारंभिक वेग होता है t बराबर 0 समय के ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे आरंभिक वेग। अब t बराबर 0 के ऊपर अभिकारक की सांद्रता क्या होगी अधिकतम होगी, यानी जब कोई अभिक्रिया प्रारंभ नहीं होती तो अभिकारक की सांद्रता क्या होगी अधिकतम होगी। फिर हमने पढ़ा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, जिसके अंतर्गत अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की प्रकृति, अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, माध्यम की प्रकृति या माध्यम का प्रभाव, सूर्य का प्रकाश, उत्प्रेरक का प्रभाव और ताप का प्रभाव, ये 7 टॉपिक लिए थे। इसके बाद हमारा टॉपिक था विशिष्ट अभिक्रिया वेग, वेग नियतांक, वेग स्थिरांक या वेग गुणांक। 4 नाम इसके, विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग नियतांक या वेग स्थिरांक या फिर वेग गुणांक। परिभाषा क्या थी, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में यदि अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो तो उस अभिक्रिया के वेग को ही विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग नियतांक या वेग गुणांक या वेग स्थिरांक कहते हैं, और इसकी इकाई होगी मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। फिर हमने अभिक्रियाओं की जो कोटि थी इनके वेग स्थिरांक की इकाई निकाली, तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला अपनाया कि सांद्रता 1 - n समय इनवर्स, और n का मतलब है यहाँ अभिक्रिया की कोटि, और शून्य की निकाली, प्रथम की और द्वितीय की। क्लियर? आज की क्लास यहाँ तक संपन्न है।